आज मैं एक ऐसे देश के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी चोटियों को सूरज की पहली किरणें छूती हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल। इतिहास गवाह है कि नेपाल एक अभेद किले की तरह हमेशा खड़ा रहा। एक ऐसा किला जिसे ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था, अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कभी अपने अधीन नहीं कर सका। गोरखाओं के अदम्य साहस और उनकी खोखरी की पैनी धार के सामने ब्रिटिश जनरलों को भी हार मानकर झुकना पड़ा। नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस देश के साथ भारत का सदियों पुराना पवित्र बंधन रहा, एक ऐसा रिश्ता जिसे अक्सर रोटी बेटी का नाम दिया गया और जिसकी सीमाएं कभी हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बनी, वहां राजनीति का पेचीदा खेल कुछ इस तरह खेला गया। अब वो देश हमसे दूरियां बनाने लगा है। जाने माने राजनीतिक और विश्लेषक एस.डी. मुनी ने अपनी किताब इंडिया एंड नेपाल अ चेंजिंग रिलेशनशिप में बड़ी बेबाकी से लिखा है कि कैसे भारत की कुछ रणनीतिक गलतियों और नेपाल के अंदरूनी सत्ता संघर्षों ने मिलकर काठमांडू को दिल्ली से दूर और बीजिंग के करीब धकेल दिया। इसी प्रभाव के सीधे परिणाम के तौर पर नेपाल धीरे धीरे चीन की सॉफ्ट पावर और उसके कुख्यात डेट ट्रैप में फंसता चला गया। अब नेपाल के मोरंग इलाके से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने बीजिंग से लेकर काठमांडू तक हलचल मचा दी। शनिवार की आधी रात को मोरंग स्थित मनमोहन टेक्निकल कॉलेज के परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अहंकार को सीधी चुनौती दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज परिसर के अंदर शी जिनपिंग द्वारा खुद लिखी गई किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना की हजारों प्रतियां जला दी गई। इन किताबों के साथ साथ जो धू धू करके जली, चीन के कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस कॉलेज का संबंध नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की राजनीतिक पार्टी के नेताओं से है। चीन इस घटना से इतना बौखला गया कि उसके दूतावास ने तुरंत नेपाली विदेश मंत्रालय को एक मौखिक नोट यानी वर्बल नोट भेजा, जिसमें उसने कड़ी आपत्ति जताते हुए इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये हजारों चीनी किताबें जो राजनीतिक विचारधारा से भरी हुई थी, एक टेक्निकल कॉलेज के अंदर कर क्या रही थी? क्या ये चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ नेपाल की नई पीढ़ी का कोई खामोश विद्रोह हो सकता है? किताबों को जलाना ही चीन की नाराजगी की एकमात्र वजह नहीं है। ड्रैगन इस बात से भी भड़का हुआ है कि नेपाल ने काठमांडू में तिब्बती आध्यात्मिक नेताओं के दौरे को लेकर अब ज्यादा नर्म रुख अपना लिया है और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे नेपाल का सफेद हाथी कहा जाता है, उसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच अब चीनी कंपनियों तक भी पहुंच गई। इसके अलावा नेपाल ने हुआवी को 5G का कॉन्ट्रैक्ट ना देकर चीन को एक बड़ा आर्थिक झटका दिया है। मोरंग में लगी आग ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि नेपाल के लोग अब अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। नेपाल में चीनी किताबों को जलाना और बीजिंग के प्रति बढ़ती नाराजगी शायद भारत के लिए एक कूटनीति अवसर साबित हो सकता है। अगर भारत अपनी पड़ोसी पहले यानी नाइबरहुड फर्स्ट की नीति को और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाता है, तो हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत और हमारी गहरी रोटी बेटी के रिश्ते एक बार फिर अपनी पुरानी गर्मजोशी के साथ जिंदा हो सकते हैं। मोरंग में भड़की ये लपटें शायद उस धुंध को हटाने का काम करें जिसने पिछले कुछ सालों से भारत नेपाल संबंधों को ढक रखा था। शायद अब वह समय आ गया है कि हम अपने सबसे पुराने दोस्त को एक बार फिर गले लगा लें, इससे पहले कि विस्तारवाद की जड़ें हिमालय की घाटियों में और भी ज्यादा गहरी जम जाए। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। आपसे उम्मीद है कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर आपकी जो जानकारी होगी वो आप हमसे कमेंट में जरूर साझा करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। नमस्कार।